नमस्कार, ज्ञान प्रविधि चैनल में मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने जो कक्षा 7 का जो हम अध्याय पढ़ रहे थे, हर्षकालीन, हमने भारत जो पढ़ा था, उसके बाद के भारत के बारे में भी हमने चर्चा की। तो हर्षकालीन के बाद का जो भारत था हमने पढ़ा था, बहुत सारे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, अलग अलग जो राज्यों में नए नए जो राजवंश यहाँ पर जो अपनी प्रभुता स्थापित की। जैसे हमने उत्तर भारत के राज्यों की बात की थी, दक्षिण भारत के राज्यों की बात की थी। तो इन राज्यों के बाद में हमने देखा कि यद्यपि ये राज्य अपने अपने जो स्वतंत्र राजवंश स्थापित करने में तो कामयाब रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उनमें जो राजनीतिक एकता है वो कायम नहीं रह सकी, क्योंकि उन नए जो राज्य बने थे उन नए राज्यों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए उनमें हमेशा ही क्या रहता था, संघर्ष बना रहता था। हमने उत्तर भारत के राजवंश जैसे हमने पढ़ा था, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, और उत्तर भारत के राजवंशों की बात करूं तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गहरवाल वंश है, चौहान वंश है। तो इनमें क्या है, जो संघर्ष बना रहता था। तो भारत में कि उस समय क्या हुआ, भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता कायम हो गई। इसके कारण धीरे धीरे भारत की जो राजनीतिक है, जो सैनिक है, वो स्थिति कमजोर होती गई। और इसी कमजोर स्थिति का फायदा जो बाह्य विदेशी जो आक्रमणकारी उन्होंने यहाँ पर उठाया था। तो मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो बाह्य आक्रमणकारी आया था यहाँ पर, वो था गजनी का मोहम्मद। गजनी का शासक था एक मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी यहाँ पर आया था। इसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण यहाँ पर इसने भारत पर आक्रमण किए थे। और भारत की जो कई मंदिरों को उसने तोड़ा, और जितने भी जो प्रतिमाएं हैं उनका जो विध्वंस किया यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने। और यहाँ पर भारत की जो अपार धन संपदा है उसको भी लूट कर यहाँ से लेकर गया था। कहा जाता है इसका सबसे बड़े जो लूट यहाँ पर मंदिर को तोड़ा वो था 1025 ईस्वी में। इसने गुजरात का एक मंदिर था जो प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ का जो मंदिर है उसको उसने पूरी तरह से लूटा था। उसकी जो अपार धन संपदा यहाँ से वो लूट कर लेकर गया था। उसकी जो शिवलिंग को उसको भी उन्होंने तोड़ा था। तो इसके बारे में कहा जाता है, तो ये सिर्फ यहाँ पर क्या किया था, भारत के अपार संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से यहाँ पर आया था। क्योंकि यहाँ पर भारत में उस समय क्या कर रहे थे, राजनीतिक जो अस्थिरता फैल रही थी, उसी का फायदा यहाँ के गजनी के शासक मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर फायदा लिया था। आगे हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी के बाद यहाँ पर गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी यहाँ आया था। हम जब उत्तर भारत के राजवंश की जब हम पिछले अध्याय में जब हम चर्चा कर रहे थे, जब चौहान वंश के बारे में हमने पढ़ा, गहरवाल वंश में जयचंद को हराया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने पराजित किया। तो गौर प्रदेश का शासक था ये मोहम्मद गोरी, जो यहाँ पर आया था। 1291 में इसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो पहले युद्ध में तो क्या हुआ, ये मोहम्मद गोरी पूरी तरह से यहाँ ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय से यहाँ पर ये पराजित हुआ। लेकिन एक साल बाद में ये अपनी सेना के साथ फिर वापस आए और 1292 ईस्वी में उसने यहाँ पर क्या किया था, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को यहाँ पर इसने हरा दिया। और धीरे धीरे जो बहुत सारी जो अन्य लड़ाइयाँ उसने यहाँ पर लड़ी थी, जिससे धीरे धीरे यहाँ पर अपार संपत्ति को लूटते हुए उसका जो अंतिम अभियान था मोहम्मद गोरी के बाद मैं कहूँ अंतिम अभियान, यानी जो अंतिम जो लड़ाई उसकी थी वो खोखरों के विरुद्ध थी। खोखर कौन थे? जो वर्तमान में पाकिस्तान की बात करूँ तो एक पहाड़ी जो जाति है वो खोखरों के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। तो उसने जो खोखरों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी वो था 1206 में। जो अंतिम उसकी जो लड़ाई थी वो 1206 में उसने लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर। यहाँ हम बात करें 1191 में मोहम्मद गोरी का जो 92 में जो यहाँ पर ये जीता था। तो अंतिम लड़ाई 1200 जो है उसमें 6 में उसका जो अंतिम लड़ाई थी, कहा जाता है कि इन्हीं खोखरों के विरुद्ध जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं खोखरों ने क्या किया था, जब वो वापस अपने गौर प्रदेश जा रहा था तब इन खोखरों ने क्या किया था, उसको हरा दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। अब मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता था उसके कोई पुत्र
नहीं था। तो कोई पुत्र जो अचानक उसकी जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई तो उसके जो सेनापति हैं, सूबेदार हैं, उनमें सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और अंत में जो ये उसके जीतने में सफल रहा था वो था उसका मोहम्मद गोरी का गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद ये गोरी का के बाद में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का एक शासक। इस प्रकार भारत में पहली बार क्या हुआ, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद से लेकर 1206 से मैं बात करूं, 1206 से लेकर 1526 तक यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत पर कई सुल्तान ने यहाँ पर कई वंश ने यहाँ पर राज किया, जिसमें आपका सबसे पहले गुलाम वंश जिसको दास वंश कह सकते हैं, खिलजी वंश आपका तुगलक वंश है, आपका सैयद वंश है। इन जो वंशों ने यहाँ पर कई वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। 1526 में क्या हुआ था, 1526 में फरगना का शासक बाबर यहाँ पर आने के बाद बाबर का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, यानी अंतिम जो वंश था वो था लोदी वंश, उसका अंतिम शासक भी था इब्राहिम लोदी। उसके साथ बाबर का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, जिसके कारण यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 1206 के बाद में 1526 में ये कौन कौन से वंश थे। तो हमने चर्चा की थी, एक तो आपका दास वंश था जो मोहम्मद गोरी के बाद में इसमें स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद बलबन है, इल्तुतमिश है। उसके बाद खिलजी वंश ने यहाँ पर शासन किया, खिलजी वंश था। आपका तुगलक वंश था, आपका सैयद वंश था। इन वंशों ने यहाँ पर 1206 से 1526 तक इन वंशों का यहाँ पर शासन रहा था। तो इन शासन की हम बात करें तो इन वंशों का जो है वंशों से राजस्थान को भी यहाँ पर निरंतर चुनौती यहाँ पर मिलती रही थी। राजस्थान के जो प्रमुख है जो चौहान वंश थे या जो और जो पराक्रमी जो शक्तिशाली शासक थे, तो जो दिल्ली सल्तनत पर ये जो वंश के जो शासक यहाँ पर कायम थे, उनसे जो राजस्थान को भी हमारे राजस्थान को भी क्या हुआ, निरंतर जो है वो चुनौती यहाँ पर मिलती रही थी। तो आज का हमारा प्रकरण भी यही रहेगा कि राजस्थान का और दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम देखेंगे। राजस्थान में दिल्ली सल्तनत। अब हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के जो पराक्रमी शासक कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपके जो अध्याय में है वो सबसे पहले रणवीर देव का नाम आता है। उसके बाद आपका रावल रतन सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे। उसके बाद में आज हम देखेंगे कान्हड़ देव जो जालोर के शासक थे। महाराणा शेखा के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी सी जानकारी हमें महाराणा कुंभा के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो राणा हमीर देव के बारे में। हमीर देव चौहान जो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान ये रणथंभौर के जो चौहान है उसका सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है हमीर देव चौहान। इसके बारे में हमें जो जानकारी है, एक तो उनके जो दरबार में रहते थे नयन चंद्र सूरी, उन्होंने लिखा था हमीर महाकाव्य। एक ज्योतिराज ने लिखा था, वो लिखा था हमीर रासो। इनके बारे में हम देखो, हमीर देव के बारे में, चौहान के बारे में हमें ये जानकारी मिलती। कहाँ का शासक था ये रणथंभौर का शासक था। रणथंभौर के चौहान में वहाँ का ये शासक था हमीर देव चौहान। नयन चंद्र सूर्य ने जो हमीर जो महाकाव्य लिखा, ज्योतिराज ने जो हमीर रासो लिखा, उससे हमें हमीर देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भाई हमीर देव कैसा शासक था, इस प्रकार उसने अपना चलाया था, शासन कैसे चलाया था, तो उसके बारे में पूरी की पूरी हमें ये जानकारी मिलती है। 1282 में क्या हुआ, 1282 में ये शासक बना था
1282 में अपने पिता जयद्रथ सिंह के जीवित रहते ही क्या किया गया था, हमीरदेव को यहाँ पर शासक बना दिया गया था। धीरे धीरे उस समय की हम बात करें तो उस समय जो दिल्ली की जो सल्तनत थी वहाँ पर अराजकता फैली हुई थी, तो इसी का फायदा यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने उठाया और धीरे धीरे क्या करने लगे, उसने जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको यहाँ पर विजित कर लिया, जीत लिया। आसपास के जो क्षेत्र हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनको अपने क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, जब 1293 में यहाँ पर एक जो खिलजी वंश का, जो दिल्ली सल्तनत पे उस समय खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश के संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब देखा कि ये हमीरदेव चौहान का जो साम्राज्य जो विस्तार बढ़ता हुआ देखा, तो वो उसकी ओर आकर्षित हुआ। तो वो जीतने के हिसाब से उसने क्या किया था, 1291 में उसने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए ये आगे बढ़ा और आक्रमण करके सबसे पहले जो रणथंभौर का जो जाहिर दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन वो उस एक साल के बाद भी वो आगे रणथंभौर दुर्ग पर पड़ाव डालने के बाद रणथंभौर दुर्ग को वो नहीं जीत सका, फिर वापस अपने दिल्ली लौट गया। उसके बाद 1292 में वो फिर आया था रणथंभौर को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 1296 की मैं बात करूँ तो 1296 में उसी जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे ने, यानी जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो काफ़ी जो शक्तिशाली शासक बना, उस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने चाचा की हत्या करके यहाँ पर 1296 में ये कि उसका वो शासन हत्या लिया। उसके बाद वो क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी की वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, पूरे संपूर्ण भारत को जीतने की लालसा रखता था। तो जो उसने देखा कि एक तो हमीरदेव चौहान का जो साम्राज्य जो विस्तार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, दूसरी बात रणथंभौर के बारे में बात करूँ तो रणथंभौर उस समय एक अभेद्य जो दुर्ग के बारे में माना जाता है। आज भी इसको अभेद्य का मतलब इसको कोई भेद नहीं सकता, जा नहीं पहुँच नहीं पाता। अभेद्य दुर्ग में जो था वो सामरिक दिल्ली के एकदम नज़दीक होने के कारण ये सामरिक महत्व भी था। तो इन के कारण ये क्या कर रहा था, ये रणथंभौर के दुर्ग पर वो अपना अधिकार करना चाहता था। एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो शिविर से कुछ जो सैनिक यहाँ से भागकर हमीरदेव चौहान के यहाँ पर आ गए थे रणथंभौर दुर्ग में, उनको भी हमीरदेव ने शरण दी थी। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे बने जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण के लिए सबसे पहले तो उसने क्या किया था, उसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक तो नाम था उल्लुग खान और दूसरा था नुसरत खान। ये दो सेनापतियों को उसने क्या किया था, यहाँ पर रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन रणथंभौर के दुर्ग से पहले जो जाहिर दुर्ग पर तो यहाँ जो आक्रमणकारी थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन आगे वो अधिकार नहीं कर पाए। राजपूती जो सेना थी उन्होंने जो रणथंभौर के दुर्ग की प्राचीनों से क्या किए, पत्थर वगैरह फेंक उन पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जो एक सेनापति था नुसरत खान, तो वो इस हमले में मारा गया था। और उल्लुग खान को भी फिर वहाँ से क्या किया ना, भागने के लिए विवश होना पड़ा था। उसके बाद खुद यहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ पर इनको ये सफलता नहीं मिली उल्लुग खान नुसरत खान को, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, तो अलाउद्दीन फिर खुद स्वयं क्या किया, एक विशाल सेना लेकर यहाँ पर रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आया। तो उसने भी बहुत कोशिश की थी, साल भर इसने जो पड़ाव डाला रणथंभौर दुर्ग पर उस पर अधिकार करने के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो उसने अंतिम जो था उसने छल कपट का प्रयोग किया, यानी जो हमीरदेव चौहान के कुछ सेनापतियों को संधि वार्ता के बहाने यहाँ पर बुलाया कि संधि वार्ता की जाएगी, और उसको उनके अपने साथ में मिला लिया। और छल कपट से क्या किया था, यहाँ पर जो रणथंभौर के दुर्ग के जो है ना वो किले के खुलवाने के लिए यहाँ पर प्रलोभन दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो उन सेनापतियों ने हमीरदेव के साथ जो विश्वासघात करके उनके जो जैसे जो रसद सामग्री है उनमें जैसे हड्डियों का चूरा मिलाना या फिर जो जल स्रोत है उनको अपवित्र करवाना, जिसके कारण क्या हुआ, हमीरदेव चौहान की जो रसद सामग्री धीरे धीरे कम होने लगी। उनके साथ अंतिम उपाय वही था कि अब क्या किया जाए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया जाए। तो केसरिया जो सापा के लिए यहाँ पर आए और
यहाँ पर खिलजी के धोखे के कारण ही, यानी खिलजी ने वहाँ पर जो उल्लंघन संधि वार्ता का किया था उसके कारण राजपूती सेना टिक नहीं सकी और इस प्रकार वीरदेव वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया और 1301 में यहाँ पर रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, यानी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था। तो हमीर देव के बारे में हम देखते हैं, बहुत ही पराक्रमी शासक था। अपने जीवन काल में इसने 16 युद्ध, कहा जाता है कि इसने 17 जो युद्ध किए थे, उस 17 युद्ध में ये 16 युद्ध ये उसने जीते थे और 17वां युद्ध ये इसका जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वो उसने धोखे से जीता था। जबकि वो यहाँ पर वैसे तो यदि सीधा सामना यदि वो करते तो वो यहाँ पर नहीं जीत पाते, लेकिन धोखे के साथ ये युद्ध उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो हमीर देव बहुत ही पराक्रमी यहाँ पर शासक थे, कभी भी उसने छल कपट का प्रयोग नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, छल कपट का प्रयोग करके हमीर देव चौहान को यहाँ पर हरा दिया था। इसके बाद हम दूसरे जो शासक हैं उसकी मैं बात करूं तो वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में भी कहा जाता है, ये भी एक पराक्रमी शासक था। रावल रतन सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1302 में क्या हुआ, राज सिंहासन की गद्दी पर बैठे थे। कहाँ के शासक थे ये, चित्तौड़ के शासक थे और इनके बारे में कहा जाता है 1302 हैं इसमें वो चित्तौड़ के गद्दी पर बैठे थे और 1 साल के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। यानी 1302 में जब ये गद्दी पर बैठे तो उसके 1 साल बाद ही 1303 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, इस पे चित्तौड़ पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, एक विशाल सेना लेकर वे वहाँ पर आक्रमण करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि चित्तौड़ भी उस समय क्या था, एक सामरिक महत्व था जो यहाँ पर ये किला था। और दूसरा कारण ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वाकांक्षा जो थी कि भाई हम पूरे संपूर्ण भारत को जीतूं, तो इस कारण से क्या किया इसने भी चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। तो विशाल सेना अपनी लेकर यहाँ पर आया और 8 माह तक चित्तौड़ के समीप जो नदियाँ हैं गंभीरी और बेड़च, 2 नदियाँ थी, उसके समीप अपना घेरा डाला था। गंभीरी व बेड़च, ये 2 नदियों के किनारे इसने यहाँ घेरा डाला था अलाउद्दीन खिलजी ने और 6 माह तक वो घेरे डाले रखा, लेकिन ये इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने में कोई सफलता नहीं मिली था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जिस प्रकार हमने देखा था रणथंभौर वाले दुर्ग में जैसे उसने छल कपट किया था, वैसे ही संधि वार्ता के बहाने संधि वार्ता के बहाने जो रावल रतन सिंह है उसको भी क्या किया गया, शिविर में बुलाया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलाने के बाद धोखे से क्या किया था, रावल रतन सिंह को कैद कर लिया था। लेकिन रावल रतन सिंह के 2 जो वीर सेना नायक सेनापति थे, गोरा और बादल, जिसका आज भी इतिहास में नाम प्रसिद्ध है, गोरा और बादल। ये जो बहुत ही जो पराक्रमी यहाँ इसके जो रावल रतन सिंह के सेनापति थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी सूझबूझ तरीके से रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन के कैद से मुक्त करा दिया। मुक्त कराने के बाद तो ये पूरा का पूरा अवश्यम्भावी हो गया, यानी जरूरी हो गया कि अब तो युद्ध होना ही है, क्योंकि रतन सिंह को कैद करने के बाद उन्होंने वापस मुक्त करा दिया, तो कोई तरीका नहीं था, अब सीधा का सीधा वहाँ पर क्या करना था, आक्रमण करना था। तो धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ पर घेरे डालने के बाद और काफ़ी समय होने के बाद धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ किले में भी क्या हो गया, रसद सामग्री समाप्त होने लग गई, जिसके कारण वहाँ पर भूख से व्याकुल होने के कारण जो राजपूत सैनिकों के पास यही तरीका था कि अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया जाए। तो ये युद्ध चला, भीषण युद्ध हुआ दोनों के मध्य और इसमें रावल रतन सिंह और उनके जो सेनापति थे गोरा और बादल वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हो गए। और जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, जो पद्मिनी के बारे में, जो इतिहास के बारे में कई बार ये भी चर्चा होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण, जो रावल रतन सिंह की पत्नी है जो पद्मिनी थी, उसका के पाने की लालसा से भी उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तो ये भी कारण बताया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में ये रावल रतन सिंह की जो वीर गति को प्राप्त होने के बाद ही वहाँ पर रानी पद्मिनी ने हजारों की संख्या में वहाँ पर स्त्रियों के साथ क्या किया था, ये जोहर कर दिया था। तो ये है
जौहर है वो जो है चित्तौड़ का पहला जौहर हम कह सकते हैं। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर ये किया था जौहर, जो चित्तौड़ का पहला जौहर हम मान सकते हैं। यहाँ पर जो जौहर करने के बाद यहाँ जो इस पर अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अधिकार करने के बाद में यहाँ पर क्या किया था, सैनिकों को कत्लेआम का आदेश दे दिया। यानी चित्तौड़गढ़ के जो किले को जो लूटा गया, यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया गया। उसके बाद धीरे उसके बाद थोड़े दिन बाद में अपने पुत्र को ये चित्तौड़ को सौंप कर, यानी इसका एक पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां उसको उसने चित्तौड़गढ़ के किले को सौंपे थे, तो उसका नाम भी चित्तौड़ का उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था इसके नाम से। फिर वापस क्या हुआ, दिल्ली लौट गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद में जो राजपूत जो वीर हैं उन्होंने चित्तौड़ को वापस जीतने का प्रयास जारी रखा। और सिसोदिया जो गांव था उसका जो एक सरदार था राणा हमीद, रणथंभौर तो चौहान वंश, राणा हमीद के बारे में हमने चर्चा की थी। वो रणथंभौर का चौहान वंश का शासक था हमीर देव। और यहाँ पर राणा हमीद की जब हम चर्चा कर रहे थे, वो सिसोदिया गांव का एक सरदार था जिसने 1326 में सिसोदिया गांव में जो वंश की नींव डाली, तो और फिर उस पर वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हम देखेंगे कान्हड़ देव के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ तीसरा जो उसने राजस्थान में इसको जो जीता था कान्हड़ देव। ये कहाँ का शासक था, जालोर का शासक था। कान्हड़ देव ये जालोर का शासक था, बहुत ही पराक्रमी शासक था। 1305 में क्या बना था, ये जालोर का शासक बना था। तो इसने क्या किया था, यही स्थिति इनके साथ हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था, ये रणथंभौर के बारे में पढ़ा, हमने चित्तौड़ के बारे में पढ़ा। तो ये सामरिक महत्व होने के कारण क्या किया गया था, ये जालोर को भी जीतना चाहता था। उसी समय उससे पहले क्या हुआ था, जब चित्तौड़ और इनको जीतने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए, जीतने के लिए और जो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए अपने जो सेनानायक यहाँ पर भेजा था गुजरात जाने के लिए। तो उसकी जो विशाल सेना जब जा रही थी, तो वो दिल्ली से जो गुजरात का रास्ता वो जालोर से होकर निकलता था। तो यहाँ पर कान्हड़ देव ने इसका विरोध किया और जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या किया, यहाँ पर जालोर से जाने नहीं दिया। तो ये इसकी जो सेना थी वो मेवाड़ से होते हुए क्या हुई, गुजरात गई। गुजरात के काठियावाड़ पर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ के शासक को हराया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा। जब मंदिर को लूटने के बाद उसकी सूचना जब जालोर के शासक कान्हड़ देव को मिली, तो उसने क्या किया था, उसने उसको बहुत विरोध किया। और जब ये सेना लूटते हुए वापस जब यहाँ पर आ रही थी, तो उसने क्या किया था, उसी जो सेना थी खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, उसी को उसने क्या किया था, लूट लिया था। जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज हुआ और उसने क्या किया था, फिर अपने सेनापतियों को सबसे पहले भेजा कि ये जालोर दुर्ग को जीतने के लिए, लेकिन वो उस दुर्ग को नहीं जीत पाए। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ पर क्या आया था, एक विशाल सेना लेकर यहाँ पर इस जालोर के किले पर आक्रमण करने के लिए आए थे। तो जालोर किले से पहले 1308 में जालोर दुर्ग का ही एक था पास में सिवाना दुर्ग, वो भी काफी सामरिक महत्व का दुर्ग था, जिस पर अधिकार कान्हड़ बताया जाता है कि कान्हड़ देव का जो चाचा था शीतल देव, उस पर जो उसने सबसे पहले तो उसको हराया। सिवाना का जो दुर्ग था उस पर उसने आक्रमण किया था, सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद, वहाँ से जीतने के बाद वो यहाँ पर आया था जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग पर वो कई माह तक उसने घेरा डाल के रखा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और इसी समय जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर रहा था, तो कान्हड़ देव ने सभी राजपूत शासकों से सहयोग दिया। तो जगह जगह क्या हुआ, खिलजी की सेना पर प्रहार होने लग गए। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर स्वयं आकर यहाँ पर क्या हुआ, जालोर के किले पे घेरा डाला। घेरे डालने के बाद उसको सफलता नहीं मिली, तो उसने वही तरीका अपनाया जो उसने चित्तौड़गढ़ और जो हमने पढ़ा रणथंभौर के साथ अपनाया था, यानी छल कपट का उसने सहारा लिया। और उसका एक सरदार था जिसका नाम दहिया सरदार के नाम से बताया जाता है कि दहिया सरकार को अपने मिला दिया कि भाई आपको क्या बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ प्रलोभन देकर गुप्त तरीके से क्या हुआ, जालोर के किले के जो है वो गेट यहाँ पर खुलवा दिए थे।
लेकिन यहाँ पर ये सबसे विचारणीय बात है कि यहाँ की जो राजपूत जो वीरांगनाएं थी, उनको जब देखो, जब पता चला, दैया सरदार की जो पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति ने क्या किया था, यहाँ पे जालोर का जो गुप्त दरवाजा के बारे में सूचना जो शत्रु को दे दी गई है, तो सबसे पहले उसने ही अपने पति की तलवार से हत्या कर दी थी, टुकड़े कर दिए थी। उसने ही क्या किया था, अपने राजा के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन ये कान्हड़ देव को जब तक ये सूचना पहुंचती कि भाई यहाँ पर आपकी ये जो अलाउद्दीन खिलजी की शत्रु सेना यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन तब तक क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी गुप्त रास्ते से जालोर के किले में ये प्रवेश कर चुका था। और फिर प्रवेश करने के बाद जैसे उन दोनों का आमना सामना हुआ, भीषण युद्ध हुआ और केसरिया साफा बांध कर दोनों ने, ये जो राजपूत सैनिकों ने वीरता से युद्ध किया था, और अंत में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब हमसे पता चलता है कि कितने हमारे जो यहाँ के जो शासक थे, यहाँ कितने शक्तिशाली थे। जो तुरक आक्रमणकारी हैं, उन्होंने क्या किया था, अपनी छल कपट तरीके से इन यहाँ पर जो दुर्ग हैं उनके राज्यों को यहाँ पर जीता था। अब हम एक चर्चा करेंगे महाराव शेखा के बारे में। राव शेखा थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राव शेखा 15वीं शताब्दी के एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। महाराव शेखा इसके हम बात कर रहे थे, तो महाराव शेखा अद्वितीय रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ था। जन्म हुआ था 1433 ईस्वी में। ये कछवा वंश, जो आमेर के राजा थे, वो कछवा वंश के थे, तो उन्हीं के वंशज होने के कारण ये उनको समान से वार्षिक कर भी दिए जाते थे। माना जाता है कि आमेर के जो शासक थे चंद्रसेन, इसके जो बड़े भाई थे, लेकिन कभी भी उन्होंने राव शेखा की जो स्वतंत्र राज्य की है वो कभी उन्होंने नहीं माना। लेकिन अंततः उनमें दोनों भाइयों में एक दशक तक ये जो युद्ध चलता रहा, और आगे जाके 1473 में क्या हुआ, इस निर्णायक युद्ध में महाराव शेखा की जो विजय हुई और रावचंद्र सेन को इसको स्वतंत्र राज्य घोषित करना पड़ा था। युद्ध कला में भी राव शेखा ये पारंगित थे। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने विजित किया था। उसने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया। नारी सम्मान के भी वो काफ़ी, नारियों का सम्मान के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। अब हम थोड़ा सा परिचय यहाँ पर आपके जो प्रकरण में दिया गया है, महाराणा कुंभा के बारे में भी दिया गया है कि महाराणा कुंभा के बारे में विस्तार से आपका जो बड़ा आएगा वो आगे की क्लास में आप जो पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त आपके जो महाराणा कुंभा के बारे में बताया गया है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल कैसा था। तो महाराणा कुंभा जो थे उनके बारे में हमें जानकारी किनसे मिलती है। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एक तो एकलिंग के कम में है, एकलिंग, और दूसरा है आपका ये रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इनसे हमें क्या मिलता है, महाराणा कुंभा के शासनकाल की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कि उसका शासनकाल कैसा था, उसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। एक तो आपका एकलिंग महात्म्य है और दूसरा आपका ये रसिक प्रिया है और तीसरा आपका कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इनसे के बारे में ये हमें कुंभलगढ़ के जो के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा बहुत ही क्या थे, अपने शासनकाल में अपने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया। उसके बाद में जो 1437 में उसने क्या किया था, जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसके विरुद्ध उसने उनके साथ जोरदार जो संघर्ष हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद खिलजी की सेना हार गई थी। भागती सेना का महाराणा कुंभा ने कहा जाता है कि मांडू तक पीछा भी किया, उसको कैद भी किया। 6 माह तक कैद रखने के बाद मोहम्मद खिलजी ने को छोड़ दिया गया और जैसे उसको कैद से रिहा कर दिया गया, वो वापस क्या हुआ, पुनः महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने लगे, लेकिन उसको कभी ये सफलता नहीं मिली। उसके बाद मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना है। उसके बाद बहुत सारी जो एक साथ सेना में बात करूँ तो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन था या नागौर का शासक शम्स था, उसने भी मिलकर एक साथ महाराणा कुंभा पर जो आक्रमण किए थे, लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं मिली। महाराणा कुंभा के बारे में बात करूं तो ये मेवाड़ वंश का ये काफ़ी शक्तिशाली शासक रहा था। इन सब के कारण अपने समय का ये बहुत ही शक्तिशाली शासक है।
और शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ, पराक्रमी शासक होने के साथ साथ ये साहित्य और कला का महान संरक्षण भी था। कौन? महाराणा कुंभा, यानी साहित्य और ये कला प्रेमी थे। उसके शासन काल को जो भारतीय इतिहास का जो काल कला का, भारतीय कला का इतिहास में स्वर्णिम काल, यानी जो भारतीय कला है, कला साहित्य है, ये भारतीय जो कला है, इसका ये महाराणा कुंभा के समय स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्योंकि महाराणा जो मेवाड़ में हम देखते हैं जो 84 जो दुर्ग हैं, मेवाड़ के में जो 84 दुर्ग बनाए गए हैं, उनके बारे में कहा जाता है इन 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग तो ये महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनाए गए, यानी 32 दुर्ग की स्थापना इसने महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा की सबसे जो विशेष उपलब्धि, उसने कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बनवाया था, जो बहुत ही जो अभेद्य है, अविजित है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बहुत ही उल्लेखनीय है, और ये अजय दुर्ग के नाम से ये कुंभलगढ़ दुर्ग माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि इसकी जो प्राचीर है, जिसकी दीवार है, वो काफ़ी चीन की दीवार की मैं बात करूँ तो चीन की दीवार के बाद दूसरा नंबर कुंभलगढ़ की जो प्राचीर है दीवार का ही नंबर आता है। इसी तरह फिर महाराणा कुंभा की जो मृत्यु है वो 1468 में हो गई थी, यानी 1468 में महाराणा कुंभा की मृत्यु हो गई थी। तो अब इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उनके राजस्थान के शासकों के साथ भी निरंतर क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था, और धीरे धीरे उन्होंने छल कपट के तरीके से उन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त की। जैसे हमने सबसे पहले देखा था, हमने रणथंभौर का हमीर देव चौहान बहुत ही पराक्रमी शासक था। अपने जीवन काल में उसने जो 17 युद्ध लड़े थे, उसमें 16 युद्ध जीते थे, और 17वां जो युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका हुआ, उसने भी वो छल कपट से अलाउद्दीन खिलजी ने उसने वो जीता था। उसके बाद हमने चित्तौड़ के शासक राव रतन सिंह के बारे में बात की, तो राव रतन सिंह भी एक पराक्रमी शासक था, और उसके सेनापति गोरा और बादल जो आज भी जो प्रशंसा के माने जाते हैं, इतने सेनापति, पराक्रमी सेनापति थे, जिनके सहायता से यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चित्तौड़ का जो विस्तार किया था। लेकिन यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, छल कपट का प्रयोग करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। फिर हमने देखा जो कानड़देव जालोर के शासक था, वो भी बहुत ही पराक्रमी शासक था। यहाँ तक कि खुद अलाउद्दीन खिलजी भी 6 माह तक घेरा डालने के बाद भी यहाँ पर ये जालोर के दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर सका। फिर वही तरीका उसने यहाँ पर भी अपनाया जो उसने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर के साथ किया, वहाँ भी छल कपट का प्रयोग करके यहाँ पर जालोर को विजित किया। फिर हमने राव सेखा के बारे में देखा कि राव सेखा 15वीं शताब्दी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। आमेर के जो कछवाई वंश के जो होने के कारण ये उनका सम्मान करता था, इनके जो बड़े भाई के साथ उनका संघर्ष चलता रहता था, लेकिन उन्हीं को अंत में क्या मानना पड़ा था, ये यहाँ पर उनको स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो उनको स्वीकार रावचंद्र सेन को यहाँ पर राव सेखा की करनी पड़ी। फिर हम चर्चा कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, उसके बारे में जानकारी, महाराणा कुंभा भी मेवाड़ के जो हमने जो शासनकाल हमने जो पढ़े थे, बहुत सारे जो शक्तिशाली जो वंश थे हमने देखा था। आगे हम जो विस्तार से आगे क्लासरूम में आएंगे, बप्पा रावल के बारे में हमने देखा, महाराणा कुंभा आएंगे, महाराणा सांगा आएंगे, महाराणा प्रताप आएंगे, महाराणा मुगल आएंगे। तो इनमें से भी कुंभा भी अपने समय का बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली यहाँ पर शासक था। उसकी जानकारी हमें एकलिंग माता में रसी प्रिया है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें ये मिलती है। उसके पराक्रमी होने के साथ साथ ये साहित्य और कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने अपने जीवन काल में जो मेवाड़ के 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग का निर्माण उसने खुद करवाया था, और उसका विशेष एक दुर्ग उसने बनाया तो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो आज भी अजय के दुर्ग के रूप में ही जाना जाता है। उस दुर्ग की भी सबसे बड़ी विशेषता थी कि चीन की दीवार के बाद में इस दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम आता है। इस प्रकार आज हमने राजस्थान और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके संघर्ष के बारे में पढ़ा कि हमारे राजस्थान के जो शासक थे कैसे वीर थे, उन्होंने बड़ी साहसता से उनका साहस के साथ उनके संघर्ष को किया, और छल कपट से जो उन्होंने जीता तो वो वीरगति को यहाँ पर प्राप्त होते। इस प्रकार ये जो आप पूरा का पूरा एक बार इसको देखना और अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना, जितनी भी जिसमें जो जानकारी दी गई उसके बारे में एक एक करके आप थोड़ा सा वापस इसको रिपीट करना देखना।